हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का यूपी कांस्टेबल का जो पेपर आया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट किया है, इसका जो 2019 में पेपर आया था उसको कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी नहीं देखा है वो जाके उसको देख सकता है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो 2019 में जो क्वेश्चन दूसरा मैंने करा जा रहा है वो शिफ्ट 2 का, उसको आप देखिए उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित मूलधन पर 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, मूलधन ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए साधारण ब्याज आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, दोनों का आ जा रहा है और दोनों का डिफरेंस 2 वर्ष के लिए 1 रुपये है। तो इसमें देखो ऐसे करेंगे, अगर ये साधारण ब्याज सिर्फ होता 2 साल का तो क्या करते, 10% के रेट पे 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 20% होगा, 2 गुणे 10%। और अगर यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते 2 साल का यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या हो जाता 21% 2 साल का। ये 21% नहीं समझ में आएगा, कैसे आया, जब भी 2 साल के लिए कहा जाए और परसेंटेज अच्छी हो, जैसे 10% हो, 5% हो, 20% हो, इस तरह की पॉइंट में परसेंटेज ना हो, तो 2 साल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 इस वाले फार्मूले का यूज करके हम रेट निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर आप 10 रखेंगे, देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100 तो कितना हो जाएगा, तो 20 बन गया, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यानी कितना परसेंट आ गया 21%। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो 21% हो जाएगी। और 1 रुपये कम, इसका क्या मतलब, इन्हीं दोनों का डिफरेंस 1% के बराबर जो है वो किसके बराबर होगा, 1 रुपये के। ये बात क्लियर हो रही है। 21% और 20% का अंतर आ गया 1 रुपया, तो 100% ही होता है टोटल अमाउंट। 1% 1 रुपया, तो 100% कितना हो जाएगा 100 रुपये। तो मिल गया ना मूलधन, 100 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप चाहते तो पहले सिंपल फार्मूले का भी यूज कर सकते थे, फार्मूले का यूज करने में टाइम लगता, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते, फिर सिंपल इंटरेस्ट का लगाते, दोनों का ब्याज निकाल करके घटाते, फिर मूलधन निकालते, तो टाइम लगता। परसेंटेज से आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 20% और 10% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु को 954 रुपये में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो 2 डिस्काउंट इसमें है, 20% है और 10% है। तो पहले इसको फ्रैक्शन में लिखो, 20% को फ्रैक्शन में लिखोगे कितना आ जाएगा 1/5, यानी पहले 5 में था मार्क प्राइस, अब कितने बेचा जा रहा है 4 में, 5 में 1 कम बेचा जा रहा है। तो ये क्या हो गया मार्क प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। समझ में आ रही बात। अगली छूट क्या हो रही है 10% की, 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10, यानी 10 का सामान अब कितने में बेचा जा रहा है, 1 छूट दे करके 9 में। ठीक, अब इसका मल्टीपल कीजिए आप। एक और तरीका, इसको और छोटा कर सकते हैं, देखिए 2 पंचे 10, 2 दूना 4, इसको और छोटा कर लीजिए, आसान रहेगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, बच्चों 25, 9 दूना 18। अब आगे क्या कहा जा रहा है, वस्तु कितने में बेची जा रही 954 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना 18, यानी 18 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 954। 18 से डिवाइड कीजिए, 18 पंचे 90, 18 तियाँ 54, यानी 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 53। तो यहाँ पे कितना रेशियो 25 रेशियो, यानी 25 गुणे 53 मल्टीप्लाई कर देंगे, मार्क प्राइस आ जाएगा 25 तियाँ 75 हासिल 7, 25 पंचे 125 और 7 132, यानी 1325 रुपये आ जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अंकित मूल्य आ गया 1325 रुपया। बहुत आसान तरीका था, मिक्स फ्रैक्शन में कर देते, परसेंटेज को क्या करो फ्रैक्शन में कर दो, आसानी से आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कमेंट करके बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर उसके बाद। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्र एक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करता है,
4 विषयों में अंक 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए इसमें कैसे करना है। 5वें विषय का नहीं पता है, हमें निकालना है। तो आप मान लीजिए कि x है उसका अंक, है ना। 5वें विषय में जो अंक है, 5वें विषय का अंक कितने मार्क्स पाया, x मान लो, ठीक है। तो कुल प्राप्त विषय, कुल प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, x प्लस बाकी कितने हैं 79 प्लस 81 प्लस 88 प्लस 94, ये हो जाएंगे। आप जोड़िए इसको, कितना आ जाएगा, देखिए 8 4 12, 12 1 13, 13 7 20, 2 22, हासिल 2 बचा, 9 2 11, 8 19, 19 और 1 20, 7 27, 3 30 और 4 34, यानी 342। तो x प्लस 342 ये कुल अंक आ गए, कुल प्राप्तांक आ गए इसके। मान लो कि एक विषय का जो प्राप्तांक था, यानी एक विषय के मार्क्स कितने थे, 100 थे। एक विषय का प्राप्तांक 100 था। तो 5 विषय का कितना हो जाएगा, 500। ये टोटल है, ठीक है। तो इसने कितना प्राप्त किया है, x प्लस 342, x प्लस 342 ये पाया है 5 विषय में। ये किसके बराबर होगा, 500 के, कह रहा है ना 85%, यही है, 500 के 85 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अंक है 5 विषय का वो 85% के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, टोटल तो 500 का था, लेकिन उसका 85% ही बराबर है इसके। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 5 25, 5 है 40 और 2 42, 425। तो x प्लस 342 बराबर कितना हो जाएगा, 425। इसको घटाइए, x का मान हमें मिल जाएगा 425 में से 342 घटा दीजिए। 5 में से 2 गए 3, 12 में से 4 गए 8, यानी 83 आ गया। जो 5वां विषय था उसका अंक कितना आ गया, 83। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को गाइस, सिंपल था ये। 5वें विषय का हमने x मान लिया। टोटल 100 नंबर के पेपर थे, तो 500 के थे टोटल। तो x प्लस जितने नंबर उसने 4 विषय में पाए थे हमने जोड़ दिया, x प्लस बाकी 342, जो कि 85% के बराबर था। यहाँ से हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे प्रत्येक स्थिति में 12, 20 और 24 से विभाजित करने पर 8 शेष बचता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूजन होता है कि एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पे न्यूनतम संख्या पे मत जाएं कि बड़ा संख्या बोल रहा है या न्यूनतम संख्या बोल रहा है, छोटी संख्या बोल रहा है। जो डाटा दे रखा है 12, 20 और 24 से विभाजित करने पर, यानी ये संख्या, जो भी संख्या है वो न्यूनतम है, ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको विभाजित करने जा रहे हैं। इसका मतलब वो एलसीएम होगा। अगर ये लोग खुद विभाजित होते, यानी ये संख्या अगर खुद विभाजित होती तो एचसीएफ निकालते। तो इस केस में हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालिए आप। 12, 20 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए 6 से काट लीजिए, 6 दूना 12, 20 को ऐसे रहने दीजिए, 6 चौक 24। यहाँ देखिए 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 दाएं 20, 2 दुनाई 4, 2 और 10 में 10 से ही होगा, चाहे कर लो। 1 2 पंचे 10, अब ये 5 बचा। एलसीएम क्या आ गया, 6 दूना 12, 12 दुना 24, 24 गुणे 5, 5 चौक 20, 5 दुना 10, 2 12, यानी 120 आ गया एलसीएम। क्या करेक्ट। अब तो एलसीएम तो 120 आ गया, लेकिन विभाजित करने पर 8 शेष बचता है और संख्या सबसे न्यूनतम होनी चाहिए। यानी पहला जो एलसीएम आया है, एलसीएम इसका डबल भी हो सकता है, फैक्टर 120 गुणे 2 होगा तो 240 भी हो सकता है अगला। तो संख्या क्या होगी, संख्या देखो ये होता है, जो भी एलसीएम आता है उसमें n से मल्टीप्लाई करते हैं। n का मतलब 1 2 3 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर, ये होता है फार्मूला इसका। तो आपने एलसीएम निकाल लिया है और ऊपर कहा जा रहा है कि वो छोटी से छोटी होनी चाहिए।
तो n का मान यहाँ पे 1 रखेंगे, यानी ये 120 हो जाएगा। छोटी से छोटी तभी होगी जो एलसीएम पहला आया है वही, यानी n का मान 1 रखेंगे। रिमाइंडर 8 आया है, इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 128 वो संख्या हो जाएगी जो सबसे छोटी होगी, और ये लोग उसको विभाजित करेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगर यहीं पे कंडीशन लगा देता कि 3 अंकों की या 4 अंकों की, सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो आप इसी n के साथ खेलते, n का मान 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, उससे आप जज कर लेते कि 3 अंकों की आ रही है, 4 अंकों की आ रही है। ठीक है, इसलिए मैंने ये फार्मूला आप लोगों को बता दिया है कि जैसा कहे, न्यूनतम कहा है तो आप n का मान 1 ही रखेंगे, सबसे न्यूनतम आ जाएगी। बड़ी से बड़ी बोलता 3 अंक की, या छोटी से छोटी बोलता 4 अंक की, तो आप उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नोट करिए आप लोग, अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक्स के पास बैंक खाते में जमा राशि 100.82 रुपये है, 74.35 रुपये जमा करने और 50.17 रुपये निकालने के बाद, यहाँ और लिखो, वह अपने बैंक जमा राशि से प्रत्येक 5 रुपये की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग बैंक में जाते हैं, पैसा डालते हैं, निकालते हैं, तो आप कितना डाल रहे हैं जोड़ दीजिए, जितना निकाल रहे हैं उतना घटा दीजिए। जैसे बैंक में कितना रुपए हैं जमा, 100 रुपये 82 पैसे, यही है क्या। आपने कितना जमा किया, 74 रुपये 35 पैसे, तो जोड़ दीजिए इसमें। अब कितना हो गया बैंक में पैसे, 5 2 7, 8 3 11, 4 1 5 हो जाएगा, यानी 175 रुपये 17 पैसे। अब इतना बैंक में, क्योंकि आपने जमा किया 74 रुपये 35 पैसे, और आपने फिर निकाल लिया 50 रुपये 17 पैसे, तो क्या करेंगे आप इसको घटा देंगे, 50 रुपये 17 पैसे घटा दीजिए, ये डबल ज़ीरो हो जाएगा, 17 में से 17 चला जाएगा, 5 में से 0 गए 5, 17 में से 5 गए 12, यानी अब बैंक में कितने रुपए बचे हैं, 125 रुपये बचे हैं बैंक में, 125 रुपये बचे हैं। वह अब क्या कर रहा है, बैंक में जमा राशि से प्रत्येक 5 रुपये की चॉकलेट खरीद रहा है। अब इस राशि से 5 रुपये की एक चॉकलेट आ रही है, तो कितनी चॉकलेट मिलेगी, तो 5 से क्या करेंगे आप, डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आ गया, 5 दूना 10, 5 25, यानी 25 चॉकलेट वो ले सकता है, क्योंकि 125 रुपये उसके पास हैं, 5 रुपये की एक चॉकलेट है, तो कितनी हो जाएगी, 25 चॉकलेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो गाइस, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। और इसके बाद में अगला जो इसका बचा हुआ क्वेश्चन है वो मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। जिसने भी इसके पहले जो मैंने डाला था लेक्चर वो नहीं देखा है, वो जाके देख सकता है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आप लोगों को। और मेरा चैप्टर वाइज भी चल रहा है लेक्चर, वो भी देख सकते हैं आप। अभी चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी वर्ग और वर्गमूल, आप लोग उसको भी देखिए, चैप्टर वाइज भी आप लोगों का क्लियर होगा। तो दोस्तों, देखने के लिए वीडियो थैंक यू।